आज से स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन का जो मेन टॉपिक है वो सबको पता है, एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो पहले ऑसिलेशन के बारे में समझ लेते हैं बेटा। ऑसिलेशन को समझने से पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट, पीरियोडिक मोशन। बेटा पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद रिपीट करे। मतलब दैट मोशन रिपीट इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एक ऐसा मोशन बेटा जो रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद बार बार रिपीट करे, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक मोशन कुछ इस तरीके से हो। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता। कुछ बुक्स कहती हैं कि ये ऐसा नेसेसरी है कि नहीं, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पॉजिटिव हाफ साइकिल और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंटिन्यू होना चाहिए अल्टरनेट। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होते हैं जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करते रहे, उनको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे आपको पता है कि जो मून है उसको सन का, अर्थ का चक्कर लगाने में 27.3 डेज लगते हैं। इसका मतलब है कि हर 27.3 डेज के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन में फिर से आ जाएगा और फिर से वही काम फिर से स्टार्ट करेगा। तो एनसीईआरटी में एक ऐसे एग्जांपल दिया रहता है कि वो ग्राफ दे देते हैं, कहते हैं कि एक मॉस्किटो है, एक मच्छर है, वो 2 सेकंड में बार बार ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आ जाता है, कुछ इस इंटरवल में टाइम की बाद 2 सेकंड में ऊपर गया फिर वो नीचे आ गया, फिर वो नेक्स्ट 2 सेकंड में ऊपर जाता है, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में वो नीचे आ जाता है, नेक्स्ट 2 सेकंड में ऊपर गया फिर नीचे आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम का ड्यूरेशन था, वो टाइम के ड्यूरेशन में हर 2 सेकंड में वो हाईएस्ट जा रहा था, फिर वो नेक्स्ट 2 सेकंड में नीचे आ रहा था, फिर वो नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर टॉप पे जा रहा था, फिर वो नेक्स्ट 2 सेकंड में क्या कर रहा था बेटा, डाउन आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था। तो ऐसे जितने भी मोशन होते हैं उनको सबको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा मोशन इस तरीके से होना चाहिए। जल्दी से बैठ जाए भाई, क्या कर रहे हैं बार बार। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है बेटा कि पीरियोडिक मोशन ऐसे ही फंक्शन हो। हमारा मतलब रेशियो समझना। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि 2 सेकंड में एक मॉस्किटो यहां से यहां पहुंचा, ठीक है, फिर 2 सेकंड में वो डाउनवर्ड आ गया, फिर वो 2 सेकंड में ऊपर चला गया, फिर 2 सेकंड में नीचे आ गया। जो गैप देखो, 2 सेकंड में टॉप में है, 2 सेकंड में डाउन है, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में टॉप में है। इसका मतलब टाइम सेम है, जो टाइम का ड्यूरेशन है वो सेम है, पाथ भी सेम है, टाइम का ड्यूरेशन भी सेम है और पाथ भी कैसा है, सेम है। तो ऐसे सारे मोशन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन, पीरियोडिक मोशन वो मोशन होते हैं जो रिपीट इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक ही पाथ को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार रिपीट करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका, आप समझ सकते हो, जो आप एनालॉग वॉच पहनते हैं, उस एनालॉग वॉच में जो नीडल होती हैं वो एक, उनके बीच का अगर सेकंड है तो सेकंड वाले को नेक्स्ट सेकंड में 1 सेकंड लगता है, सेकंड वाली नीडल 60 सेकंड घूमती है, मिनट वाली नीडल कितना, 60 मिनट घूमती है। तो टाइम फिक्स है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि आज 24 आवर्स है और कल 20 आवर्स में डे खत्म हो जाए। मतलब टाइम ड्यूरेशन सेम है और पाथ भी सेम है। तो ऐसे सारे मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन which repeat continuous path in regular interval of time is known as periodic motion। ये भी पीरियोडिक मोशन है और बेटा ये भी पीरियोडिक मोशन है कि पहले हाफ में वो 4 सेकंड में आया, फिर बेटा दूसरे नेगेटिव हाफ में वो 4 सेकंड में गया। तो ये भी क्या है, एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। बेटा जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, वो पीरियोडिक जो फंक्शन होता है वो 2 इंटरवल में डिपेंड करता है। एक तो थीटा पे डिपेंड करता है और दूसरा टाइम पे डिपेंड करता है। जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो टाइम पे वैरी कर रहा है, देखो टाइम पे वैरी कर रहा है।
इसी टाइम को हम थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हमको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि थीटा इक्वल होता है ओमेगा अपॉन टी, जहां पर ओमेगा को आप कहते हो थीटा इंटू टी। हमारे पास जो भी टाइम होगा हम उसको थीटा में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये जो फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन, वो टाइम का भी फंक्शन है और जो पीरियोडिक फंक्शन है वो थीटा का भी फंक्शन है। तो पीरियोडिक मोशन समझ गए, पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन which repeat its path in a regular interval of time। ये बार बार पाथ को रिपीट करते हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बेटा हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका बेटा समझ सकते हो, जितना भी आपके प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड में एक फिक्स टाइम है। जैसे आपको मैंने कहा कि सन के सबसे क्लोज कौन है, मरकरी, तो मरकरी को 83 डेज लगते हैं चक्कर लगाने में। इसका मतलब है हर 83 डेज में उसकी पोजीशन वही होगी जो फर्स्ट डे थी, वही इनिशियल पॉइंट होगा, पाथ भी वही था। ऐसे ही आप बोले नेपच्यून है, नेपच्यून को 243 ईयर्स लगते हैं। इसका मतलब है कि 243 ईयर्स के बाद वो फिर से उसी पोजीशन पर आ जाएगा, तो इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऐसे ही सेकंड बेटा जो हमारा मोशन है उसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। आप दोनों में कोई भी बोल सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। आप ऑसिलेटरी कह दीजिए, आप वाइब्रेटरी कह दीजिए, दोनों बातें ठीक होती हैं, चाहे ऑसिलेटरी बोलिए या वाइब्रेटरी। बेटा ऑसिलेटरी का मतलब मीन्स क्या होता है, जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम नहीं देखा होगा, गांव में एक थ्रेड में धागे में एक एंड पे एक स्टोन बांध लेते थे। स्टोन, एक थ्रेड लो, स्टोन बांध लो, उसको थोड़ा सा फोर्स दे दो, तो जैसे ही फोर्स देते हो तो वो क्या करता है, टू आगे की तरफ जाता है एंड फ्रो पीछे की तरफ आता है, फिर आगे की तरफ जाता है, फिर पीछे की तरफ आता है। ऐसे करते करते अगर यहां पर एयर मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मोशन किसी ना किसी टाइम पे जीरो जरूर होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि वैक्यूम में है तो देयर आर नो एयर मॉलिक्यूल्स, नो डस्ट मॉलिक्यूल्स, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक कंटिन्यू ऐसे ही मोशन करता रहेगा। तो बेटा टू एंड फ्रो ये इसकी कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन पे पार्टिकल स्टेबल है, ऑब्जेक्ट स्टेबल है। तो बेटा स्टेबल पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, एक्सट्रीम से स्टेबल में आया, स्टेबल से फिर एक्सट्रीम में पहुंचा। इसका मतलब यह है कि जितना पेंडुलम आगे जा रहा है, जितना पीछे आ रहा है, तो वन रिवोल्यूशन आगे और पीछे, उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो फ्रॉम मीन पोजीशन। बेटा मीन पोजीशन से कहां जाए, टू एंड फ्रो आगे और पीछे, उस मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन या कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इतनी बात ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास ये पेंडुलम है, अब इसको जरा सा आप फोर्स दोगे तो ये आगे जाएगा, फिर ये पीछे आएगा। तो जब आगे गया और कंप्लीट पीछे तक आने तक ये एक रिवॉल्यूशन हुआ, टू एंड फ्रो। तो बीच में क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मीन पोजीशन, मीन से आगे, फिर बेटा मीन पर, फिर मीन से पीछे, इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जैसे आपने देखा हो गया, जो आपके यहाँ वॉच लगी होती है, उस वॉच में जो टाइम में पर आवर जो साउंड क्रिएट करने वाला लगा होगा, तो पेंडुलम की तरीके नीचे लगा होगा, बार बार इसी तरीके मोशन करता रहता है। तो टू एंड फ्रो एक मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जितना आगे पीछे मोशन करेगा उसको हम कहते हैं बेटा ऑसिलेटरी मोशन, या हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो फ्रॉम द मीन पोजीशन। कुछ बुक्स कहती हैं टू एंड फ्रो फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक ही बात है, आप मीन पोजीशन कहें, आप इक्विलिब्रियम कहें, आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहें, ये सारे नाम एक ही होते हैं। इतनी बात ठीक है। तो अब बेटा एक बात यहां पर आई कि पीरियोडिक मोशन भी आपको पता चला और ऑसिलेटरी मोशन भी पता चला, क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी? अच्छा सोचो, क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो रहा है? भाई ये यहां से चला, यहां आ गया, कंप्लीट पीरियोडिक मोशन। ठीक, क्या ये ऑसिलेटरी हुआ? ऑसिलेटरी हुआ? नहीं हुआ। ऑसिलेटरी का मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन थी,
ये तो आगे ही चल रहा ना, पीछे कहाँ आया। अगर मान लीजिए कि अर्थ ने जो जब रिवोल्यूशन स्टार्ट किया होगा और जब कंप्लीट करके आया होगा, तो वो तो सिर्फ क्लॉकवाइज फॉरवर्ड मोशन कर रहा था या तो एंटी क्लॉक फॉरवर्ड कर रहा था। क्या ऐसा तो नहीं था आगे गया फिर पीछे आया, ऐसा तो नहीं किया। तो एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट अ नेसेसरी ऑफ ऑसिलेटरी। जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो। अब इसका उल्टा करके देख लेते हैं। इसका देखो पाथ फिक्स है, वो तो फिगर बनाने में मैंने आपको समझाया कि ऐसे डाउनवर्ड फिगर बना दिया जिससे कि आप समझ जाओ। फिगर ऐसा थोड़ी नहीं होता, पेंडुलम इस तरीके जाएगा उसी पोजीशन में फिर वापस आता है। ऐसा तो नहीं कि लेंथ बढ़ गई सेकंड टाइम, पहले ऊपर था अभी नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब पेंडुलम जाता है फिर आगे आता, उसी पाथ में वापस आता है। तो ये टाइम तो फिक्स होगा ना। मान लो 1 सेकंड में आगे गया, फिर वो 1 सेकंड में अपनी मीन पोजीशन पर आया, फिर वो 1 सेकंड में पीछे गया। इसी को तो तुम पीरियोडिक कह रहे थे। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हो और पाथ फिक्स हो, तो इसमें पाथ भी फिक्स है और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम भी है। तुम क्या ये नहीं कह सकते कि एवरी ऑसिलेटरी इज अ पीरियोडिक। सारे ऑसिलेटरी मोशन कैसे होते हैं, पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक इज नॉट अ ऑसिलेट। मतलब सारे ऑसिलेटरी मोशन कंफर्म है पीरियोडिक होंगे। एक भी एग्जांपल आप देखिए। आप तो एक झूला झूलने वाली कहानी, तो झूला जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, आप जब उसको फोर्स देके आगे करते हो तो उतना ही पीछे जाता है, जितना आप आगे करते हो उतना पीछे। तो बताओ स्टेबल से वो जितना आगे जा रहा टाइम लिया, फिर उतना एक चक्कर करने में जब वो पीछे गया तब भी उसने टाइम लिया। तो क्या पीरियोडिक नहीं है? पाथ भी फिक्स है और टाइम भी फिक्स है। इसका मतलब सारे ऑसिलेटरी क्या है, कंफर्म है, पीरियोडिक है। लेकिन सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी, बहुत सारे एग्जांपल है पीरियोडिक के। तो एग्जांपल आप पूरे सोलर सिस्टम में बता सकते हैं कि जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड में मूव करते हैं वो सारे बेटा पीरियोडिक हैं, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं होते हैं। इतनी बात ठीक है। मतलब ऑसिलेटरी क्या है, क्या है, पीरियोडिक है, लेकिन पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है। अब बेटा ऑसिलेटरी मोशन को ही, ऑसिलेटरी मोशन के एक और भी टाइप हो जाते हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन आया। तो जो पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन, इसी को हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जो पीरियोडिक मोशन होता है इसी को हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। पहले इतना नोट कर लें। अब देखिए एसएचएम मतलब हार्मोनिक मोशन, इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा हार्मोनिक का सबसे ज्यादा साउंड में यूज होता है। साउंड में आपने देखा है ना कि साउंड को जब हम किसी हार्मोनिक में, जैसे एग्जांपल पहले समझ लो, जैसे मान लो इसका फंक्शन समझ लो। पहले फंक्शन होता है f इक्वल माइनस के एक्स की पावर n, ये इसका फंक्शन है। ठीक, अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। f इक्वल माइनस के एक्स की पावर n, जहां पर बेटा k जो है वो होता है फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। और बेटा जो x होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, जो x होता है वो डिस्प्लेसमेंट। अब जरा बात को समझना बेटा। हमने आपसे कहा कि मान लीजिए कि आपने एक बाउल लिया, ठीक, इस बाउल में यहां पर आपने एक बॉल रखी। इस बॉल पे ये मान लीजिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अभी इक्विलिब्रियम में है। अगर हम इसको ऐसे फोर्स देते हैं ये आगे जाएगी, आगे जाने के बाद फिर से अपनी मीन पोजीशन पे भागेगी, फिर से अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगी, वापस आएगी, इसका मतलब है फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसमें लिमिट नहीं है। लिमिट का मतलब इसे पेंडुलम आपने लिया और पेंडुलम को जब फोर्स दिया तो वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा था, फिर वो रिटर्न आ रहा था। इसका मतलब यहां लिमिट नहीं है। ये हमारा कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी है, वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। जबकि है सिंपल हार्मोनिक मोशन, बेस्ट एग्जांपल होता है ऑसिलेटरी का। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेस्ट एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का। फिर ये क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल का मतलब होता है शॉर्ट लेंथ, सिंपल का मीन्स होता है शॉर्ट लेंथ। मतलब आपने जो पेंडुलम लिया
जब तक वो मोशन करे स्ट्रेट लाइन में, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, वो एसएचएम होता है, वो एसएचएम होता है। जैसे मैंने इसको फोर्स दिया, ये इधर गया, तो जस्ट लाइक सीधा है। अब ये मोशन बड़ा कर दिया आपने, तो एसएचएम नहीं होगा, होगा एसएचएम की कैटेगरी में ही, लेकिन ऑसिलेटरी होगा, वाइब्रेटरी होगा, लेकिन एसएचएम, एसएचएम का मीन्स होता है शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट मोशन ऑफ ऑसिलेटरी। किसका बेटा? शॉर्टेस्ट मोशन ऑफ किसका बेटा? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा पार्ट, वो होता है एसएचएम। एसएचएम का मीन्स ये नहीं होता है कि आपने इसको लिया और ऐसे फोर्स दिया, यहां तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ये ऑसिलेटरी है, एसएचएम नहीं है। एसएचएम कौन है? ये एसएचएम, छोटे छोटे मोशन, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ऐसा फील हो कि स्ट्रेट लाइन में है, वो होता है हमारा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये कह सकते हो कि शॉर्टेस्ट मोशन ऑफ द ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी का जो सबसे छोटा मोशन होगा वो होता है हमारा क्या बेटा? क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे मैंने आपसे कह दिया, सपोज दैट, ध्यान समझना इस बात को, यहां पर जो एन होता है, एन, वो बेटा ऑड नंबर होते हैं। क्यों होते हैं अभी इसकी बात बताएंगे। ये जो एन है ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं होते। मान लीजिए ऑड नंबर में आपको फंक्शन मिला f इक्वल माइनस के एक्स की पावर 1, के एक्स की पावर 3, के एक्स की पावर 5, मान लीजिए आपको ये मिला, ठीक है। अब आ गया कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहचानिए कि इसमें से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कौन है, तो सिर्फ ये वाली सही होगी, बाकी दोनों सही नहीं होगी। क्यों नहीं सही होंगी? क्योंकि इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और भी मैंने कहा कि ऑसिलेटरी मोशन के सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को, शॉर्टेस्ट मोशन को बोलते हैं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये माना जाता है कि ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक बिहेव एज अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट बिहेव करना चाहिए किसकी तरीके? स्ट्रेट लाइन की तरह। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, अगर यहां पर एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, एम्पलीट्यूड छोटा होगा, डिस्टेंस छोटी होगी। जब भी एनर्जी लॉस करेगा डिस्टेंस छोटा होता है, एम्पलीट्यूड कम होता है, तो बेटा करते 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 जीरो हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा ना, फील किया होगा, पेंडुलम लीजिए और उसको बड़ा फोर्स दे दीजिए, 1-2 मिनट बाद वो रुक जाता है। इसका मतलब है कि एयर मॉलिक्यूल्स ने अपोज किया, डस्ट मॉलिक्यूल ने उसके मोशन का अपोज किया। लेकिन अगर वही वैक्यूम में रख दो तो कोई अपोज नहीं करता, वो इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहता है, इनफाइनाइट टाइम्स तक रेगुलर चलता रहता है। तो दोनों में अंतर हुआ कि अगर एनर्जी लॉस करेगा इट कांट ओबे ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि वो तो कभी ना कभी जीरो हो जाएगा। तो ये हमको मानकर चलना है, एजम्पशन जिसको कहते हैं, हमको मानकर चलना है कि एनर्जी कैन नॉट बी लॉसेस, एनर्जी लॉस नहीं करना है। जब एनर्जी लॉस करता है उसको कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड, डैम्पिंग हो गई, फिनोमिना छोटा होते 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 जीरो हो गया। जैसे आपने कभी देखा ना कि स्पीकर जो बजता है साउंड, अगर उसके थोड़ी आप डिस्टेंस पे खड़े हो तो आपको सुनाई देता है, उससे बैक दूर जाओ तो कम सुनाई देगा, और कहीं ऐसा भी होगा कि एक कदम आपने बढ़ाया खत्म, आवाज नहीं सुनाई देगी आपको। तो ये एनर्जी लॉस हो रही थी ना, तभी तो ग्राफ नीचे गिर रहा था। तो एनर्जी लॉस कर दिया तो फिर कहां से ऑसिलेटरी मोशन बनाओगे? पेंडुलम कभी ना कभी तो जीरो पे आ जाएगा। तो हमको याद रखना है कि एनर्जी लॉस नहीं करना है। एनर्जी लॉस वैसे ऐसा पॉसिबल सिर्फ वैक्यूम में होता है, एयर में नहीं होता, फिर भी एजम्पशन से उसको मानना पड़ता है हमको। इतनी बात ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? शॉर्टेस्ट मोशन ऑफ किसका बेटा? शॉर्टेस्ट मोशन ऑसिलेटरी मोशन का। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ऑल द एसएचएम्स, सारे एसएचएम के मोशन इज कंपल्सरी ऑसिलेटरी, इज कंपल्सरी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे मोशन ऑसिलेटरी होते हैं, कंफर्म, बट ऑल द ऑसिलेटरी कैन नॉट बी कंफर्म ऑफ एसएचएम। सारे ऑसिलेटरी कंफर्म नहीं, भैया हमने बताया ना ये बहुत दूर दूर जा रहा है, एसएचएम नहीं है, ऑसिलेटरी है। और ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इधर गया इधर आया, इधर गया इधर आया, ये एसएचएम भी था और ऑसिलेटरी भी था। बात समझ गए? मेरी बात समझ गए ना कि सारे बेटा ऑसिलेटरी मोशन क्या कंफर्म नहीं होते कि एसएचएम होंगे, लेकिन सारे एसएचएम कंफर्म होते हैं क्या होंगे? ऑसिलेटरी मोशन।
अब थोड़ा सा और सुन, मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं अब दो चीजों का कंपैरिजन कराता हूं। ये फॉर्मूला अब यहां प्रूफ करके देखते हैं कि आखिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्यों अपोजिट है। तो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। मान लो कि आपके पास यहां पर मैंने एक मीन पोजीशन दे दी, ये मीन पोजीशन, ठीक, और यहां पर दो पोजीशंस आपके पास हैं, दो पोजीशन, एक प्लस में एक्सट्रीम है, एक माइनस में एक्सट्रीम है। तो एक ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई बेटा, और ये एक एक्सट्रीम हो गई। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा सोचना। यहां पर हमारे पास मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, उसको आपने खींचा, तो खींचते खींचते की रेंज है ना उसकी, एक्सट्रीम पोजीशन, उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे ऊपर अगर उसको मैं छोड़ दूं, अगर खींचते 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 यहां तक आया मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन, क्या बताओ इसके ऊपर वो बढ़ जाएगा? नहीं, टूट जाएगा। इसके ऊपर स्प्रिंग बढ़ेगी नहीं, टूट जाएगी। तो जरा बताओ इस हाईएस्ट पोजीशन पर क्या वेलोसिटी जीरो है? फिर से मेरी बात को समझना, मैं इसको खींच रहा हूं, खींचते खींचते एक्सट्रीम पोजीशन तक लाया, क्या एक्सट्रीम पोजीशन के बाद ही आगे जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे आते ही v कितना हो गया? जीरो हो गई। स्पीड कितनी हो गई? लेकिन जैसे ही आपने छोड़ा, तो छोड़ते ही फोर्स कहां गया? अंदर की तरफ, और जिधर फोर्स उधर एक्सीलरेशन, जिधर फोर्स उधर F इक्वल m न्यूटन सेकंड ला, जहां फोर्स जाएगा वहीं एक्सीलरेशन। और खींच तुम कहां रहे थे? बाहर की तरफ, वो फोर्स कहां भाग रहा था? तो डिस्प्लेसमेंट कहां गया? बाहर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां है और फोर्स कहां है? ये माइनस का मतलब समझे, एक्सीलरेशन जो था स्प्रिंग का वो अंदर आ रहा था, और जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कहां जा रही थी? बाहर। इसीलिए क्या लगा है? माइनस लगा है। इतनी बात ठीक है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ बेटा, जब स्प्रिंग अंदर आएगी तो स्पीड बढ़ेगी, आप छोड़ दो, अचानक स्पीड बढ़ेगी। कब तक? मीन पोजीशन तक। मतलब यहां जो स्पीड है वो बच्चा बढ़ रही है। कब तक बढ़ेगी? जब तक मीन पोजीशन पर नहीं आएगा। लेकिन एक समस्या है, वो समस्या क्या है? ये बढ़ रहा है लेकिन भैया एक्सीलरेशन घट रहा है। स्पीड बढ़ रही है लेकिन एक्सीलरेशन घट रहा है। अब सबके दिमाग में आता है कि आप कभी तो ऐसा नहीं होता है कि स्पीड बढ़े और एक्सीलरेशन घट जाए। तो बताओ एक्सीलरेशन होता क्या है? मीटर पर सेकंड ये तो होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड को क्या कहते हो? स्पीड। क्या कहते हो? और टाइम, इसको क्या कहते हो? रेट। टाइम को लोग क्या बोलते हैं? रेट। तो मान लो कि पहले हमारे पास जब यहां पर हम थे तो यहां पर v जीरो था, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? हो सकता है कि एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो। जैसे हम पास में आए, जब स्प्रिंग अंदर की तरफ भाग रही थी, अंदर की तरफ, तो भैया स्पीड तो बढ़ रही थी लेकिन स्पीड का जो रेट था वो नहीं बढ़ रहा था। मतलब पहले 5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड था। जैसे ही क्लोज आया 3.5 मीटर पर सेकंड, रेट कम हो गया। है पॉजिटिव अभी भी लेकिन रेट कम हो गया। 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में रेट कम होता जा रहा है। किसका? वेलोसिटी का। तो बताओ इस पोजीशन पे रेट ऑफ वेलोसिटी एट रेट क्या कर रही बच्चा? क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी एट द रेट क्या कर रही है? डिक्रीज। वेलोसिटी एट द रेट डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन, वही तो एट द रेट वेलोसिटी का मींस होता क्या है भैया? एक्सीलरेशन। इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? यहां तक मीन पोजीशन से। अब मीन पोजीशन के जब आगे चले, मीन पोजीशन से भाई स्प्रिंग इधर आएगी, इधर भी जाएगी। अब इधर भी जाएगी तो क्या होगा? तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि डिस्प्लेसमेंट किधर चला? इधर, इस तरफ। तो एक्सीलरेशन किधर चलेगा? फोर्स कहां? अंदर की तरफ भागेगा, क्योंकि कौन सा मोशन कर रहा है? ऑसिलेटरी। इधर जाएगा तो फिर अंदर भागेगा, तो फोर्स देखो अंदर गया, और डिस्प्लेसमेंट कहां गया? बाहर आ गया। लेकिन अभी भी एक समस्या है, ये स्पीड यहां बढ़ रही थी, यहां पर स्पीड घट जाएगी। अब स्पीड यहां बढ़ेगी नहीं, इस इंटरवल में स्पीड क्या करेगी? घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि एक्सीलरेशन बढ़ेगा। इस टाइम में बच्चा क्या बढ़ता है? ए बढ़ता है। अब ये ना कहना, अभी इसको मतलब समझाया मैंने। हो सकता है कि पहले 2 मीटर पर सेकंड रहा हो, फिर हो सकता है बढ़ के 3 मीटर पर
पर सेकंड हो गया हो, तो भैया स्पीड नहीं बढ़ रही है, एक्सीलरेशन का मॉड बढ़ रहा है, लेकिन किसका मॉड घट रहा है? वेलोसिटी का ग्राफ घट रहा है। तो ये एनसीईआरटी में एक फिगर दिया रहता है ऐसा समझाने के लिए। अब इसको चाहो तो तुम नोट कर सकते हो अपनी भाषा में। फिर से मेरी बात को समझ लो, अगर कहीं डाउट हो रहा हो कि मान लो मेरे पास ये सर्टेन पोजीशन है, दो मान लो ये मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, मैंने खींचा, इनको खींचते खींचते रुक गया यहाँ पर। अब बताओ v0 है ना, खींचेगा नहीं इसके आगे, v0 है। आपने छोड़ा, जैसे ही छोड़ा बहुत तेजी से अंदर आएगा। डिस्प्लेसमेंट कहां आप खींच रहे थे? बाहर। डिस्प्लेसमेंट कहां? जैसे छोड़ा, एक्सीलरेशन कहां? अंदर। फोर्स कहां? इतनी बात ठीक। माइनस क्यों लगा? क्योंकि एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जब डिस्प्लेसमेंट बाहर जा रहा था तो एक्सीलरेशन अंदर आ रहा था। इतनी बात ठीक। अब बेटा यहां पर v क्यों बढ़ा? जैसे स्प्रिंग आप छोड़ोगे बहुत तेज स्प्रिंग अंदर भागेगी, जैसे आप स्प्रिंग को छोड़ोगे बहुत तेज अंदर भागेगी, स्पीड बढ़ेगा। लेकिन स्पीड बढ़ने से एक्सीलरेशन क्यों घटा? क्योंकि जैसे आपने छोड़ा तो यहां पर 10 मीटर पर सेकंड थी, जैसे आगे बढ़ा 8 मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम एक ही सेकंड लेना सब में। फिर आगे आए 6 मीटर पर सेकंड और यहां आते 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 स्लो हो गई। जब से यहां जैसे छोड़ा बहुत तेज भागी, लेकिन जैसे जैसे पास आई उसकी स्पीड कम होती चली गई। तो स्पीड तो बढ़ रही थी, और स्पीड के मॉड के घटने से एक्सीलरेशन क्या करने लगा था? घट रहा था। किसके घटने से? स्पीड के मॉड। आप गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर में चला रहे हैं, 70 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलोगे। आपने 80 बढ़ाया, क्या बढ़ा? रेशियो बढ़ा, एक्सीलरेशन बढ़ा रहे हो गाड़ी का। आप 70 से 60 में आ गए, 70 से 60 में आ गए, 60 से 50 में आ गए, तो भैया स्पीड का जो मॉड है उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो गाड़ी का एक्सीलरेशन था वो धीरे धीरे कम हो गया। स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही थी, लेकिन जो एक्सीलरेशन का मॉड था वो धीरे धीरे घट रहा था। जब उधर गया तो आपने उधर खींचा, वही कहानी की। अब फिर छोड़ा तो फोर्स कहां? अंदर, एक्सीलरेशन अंदर। लेकिन अब देखो, जरा गौर करो, दोनों पोजीशन में खींच रहे हो बाहर, दोनों पोजीशन खींच रहे हो बाहर, और देखो जरा एक्सीलरेशन सब जगह अंदर जा रहा है। देखो यहां पर भी अंदर है, इधर भी अंदर है। इतनी बात ठीक है कि नहीं? क्या बेटा कोऑर्डिनेट थ्योरी के हिसाब से इधर को प्लस कहते हो, इधर को प्लस कहते हो, इधर को माइनस कहते हो। तो क्या बच्चा यहां का जो x होगा वो प्लस होगा, और यहां का जो x होगा वो बच्चा माइनस होगा। जरा इधर आ जाओ, क्या मैं इधर का x कितना मिला? पॉजिटिव, और इधर का x कितना मिला? निगेटिव। अच्छा जरा बताओ, इधर का x प्लस है तो फोर्स कैसा होगा? अगर इधर का x प्लस है तो फोर्स कैसा? और इधर का x माइनस है तो फोर्स कैसा? पॉजिटिव। कैसा होगा बेटा? ये लिखा है फॉर्मूला। अगर x निगेटिव है तो फोर्स कैसा? पॉजिटिव। और अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा? भैया फोर्स ही तो एक्सीलरेशन है, फोर्स ही क्या होता है? तो क्या मैं इस फॉर्मूले को n इक्वल 1 मान लेता हूं तो F इक्वल क्या बना? माइनस kx, और F इक्वल ma इक्वल माइनस का kx। तो क्या मैं कह सकता हूं a प्रोपोर्शनल x बट डायरेक्शन अपोजिट? भाई मास तो स्प्रिंग का कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं तो यहाँ पर 10 kg था, पास में आई तो 20 हो गया, दूर गई 30 हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। और k तो वैसे भी कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो a प्रोपोर्शनल x बट डायरेक्शन अपोजिट। बिल्कुल देख लीजिए, आपने खींचा एक्सीलरेशन अंदर, इधर खींचा एक्सीलरेशन अंदर, तो खींच बाहर रहे हो, एक्सीलरेशन कहां जा रहा है? अंदर। तो a प्रोपोर्शनल x बट डायरेक्शन अपोजिट। अब जरा एक चीज और देख लो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। a इक्वल क्या बना बेटा? माइनस k अपान m इंटू एक्स। a इक्वल माइनस k अपान m इंटू एक्स। और बेटा k अपान n को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, अभी आगे प्रूविंग मिलेगी। k अपान m को क्या कहते हैं बेटा? ओमेगा सभी जानते होगे, एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी कहो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहो। तो बताओ नया फॉर्मूला क्या बना? a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो बात प्रूव हो गई, ओमेगा कांस्टेंट टर्म है। a प्रोपोर्शनल x बट डायरेक्शन अपोजिट, a प्रोपोर्शनल x बट डायरेक्शन अपोजिट। बोलो इतनी बात ठीक है?
तो ये एग्जाम्पल था आपको सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि बेटा जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है, कंफर्म इतनी बात। सारे ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं हो सकते, बट सारे एसएचएम के मोशन कंफर्म है कैसे होंगे, ऑसिलेटरी होंगे। इतनी बात ठीक है, कंफर्म है, नोट कर। चलिए देखिए, आपने प्रूव किया A इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर बेटा आपने प्रूव किया A इक्वल माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये दो फॉर्मूले थे। देखो एक फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान रखना है हमेशा के लिए, ये माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है। जब हम फॉर्मूला बनाए तो आप मॉड लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बेटा A इक्वल क्या आपको पता, मैंने मॉड लगा दिया, माइनस हटा दिया भैया। ओमेगा को क्या कहते हो, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई स्क्वायर करो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू, तो बेटा टी स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, 4 पाई स्क्वायर एक्स अपॉन ए। बोलो ठीक इतनी बात। तो बेटा t इक्वल 2 पाई, ये तो 2 पाई हो गया, और यहां बन गया अंडर रूट एक्स अपॉन, ये बेटा मेन फॉर्मूला है। बताओ t इक्वल 2 पाई, बेटा x को क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट। x को क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट। और बेटा a को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। a को क्या कहते हैं, जितनी भी कहानी अब आगे पढ़ोगे सब जगह आपको इसी से कंपैरिजन करना है, तभी आपको टाइम पीरियड मिलेगा सबका। t इक्वल 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन ए याद रखो, चाहे और चाहे डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। क्या आपको पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को दूसरा नाम दे दिया जाता है बेटा एम्पलीट्यूड। क्या देते हैं, एम्पलीट्यूड। अगर बेटा ये x पॉजिटिव था तो ये मैक्सिमम है, मालूम है मैक्सिमम है 20 सेंटीमीटर, सबसे ज्यादा है, तो एम्पलीट्यूड a कहते हैं, एम्पलीट्यूड a कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता, a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ना बनता, क्या बनता, a बनता, a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर a। कब बेटा, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होता, मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। पेंडुलम को जो पहली बार फोर्स दोगे सबसे दूर जाएगा, उसके 2 सेकंड बाद उतना नहीं जाएगा जितना पाइलियम गया था, क्योंकि फोर्स जो चलेगा मॉलिक्यूल अपोज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो पहले में सबसे दूर उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम हो तो उसका नाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ऐसे बेटा निगेटिव में हो जाए तो एक्स निगेटिव हो तब भी नाम तो वही दोगे ना, एम्पलीट्यूड। भाई नेगेटिव का अभी तो मैक्सिमम होता है, उसको भी क्या कहोगे, एम्पलीट्यूड। तो a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब देखो बेटा a का फॉर्मूला, अब a का फंक्शन समझना। फंक्शन आपने प्रूव किया a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या बच्चों याद है v को क्या कहते हो आप लोग, dx अपॉन dt कहते हो, v को dx अपॉन dt। बेटा a को क्या कहते हो, dv अपॉन dt। क्या मैं बच्चों v की जगह dx अपॉन dt लिख सकता हूं, v की जगह dx अपॉन dt लिख सकता हूं। तो बताओ a की जगह क्या बना, d अपॉन dt, और बेटा v की जगह बन गया dx अपॉन dt। क्या मैं बच्चों इसको सीधे सीधे लिख दूं, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर लिख सकता हूं, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। जरा इधर अप्लाई करो तो d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो बन गया d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल 0। दिस इज द वेव फंक्शन। ये क्या है, वेव का फंक्शन है, वेव की फंक्शन इक्वेशन है d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स कितना होना चाहिए, इक्वल 0 होना चाहिए। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता बताइए वेव फंक्शन की इक्वेशन क्या होगी, तो ये वेव फंक्शन की इक्वेशन है। कुछ मैंने नया काम नहीं किया, a इक्वल dv अपॉन dt और v इक्वल dx अपॉन dt उठा के यहाँ रखो। d अपॉन dt dx अपॉन dt क्या बना, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, इसको उठा के बेटा यहाँ रखो। इतनी बात ठीक है, इतनी बात हुई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आपने प्रूफ किया a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा a को क्या कहते हो, dv अपॉन dt।
इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा मैं काम करता हूं dv अपॉन dt dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं, dx से डिवाइड कर देता हूं। dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, ए इक्वल होता है dv अपॉन dt। ठीक है, इक्वल बेटा क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा dx अपॉन dt को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी तो लिखा देखो मैंने, dx अपॉन dt को क्या कहते हैं, v कहते हैं। और v का नाम क्या होता है, जब d लगता है तो मैंने कहा था सिर्फ एक नया शब्द जोड़ा जाता है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस तो बताओ क्या बना, v इंटू dv अपॉन dx इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बेटा v इंटू dv इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। v इंटू डी कितना मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ध्यान समझना, इंटीग्रेशन v इंटू डी इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर कर लो, किसका इंटीग्रेशन, x dx। क्या इधर दिख रहा है बेटा, ठीक। हाँ अब बेटा बताओ v और dv dx, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। आपको अभी मैंने बताया है कि जब बच्चा v जीरो होगा, जब v एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो सबसे दूर था ना पार्टिकल, सबसे दूर तक जा रहा था, और दूर को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। दूर को क्या कहते हैं, इतनी बात तो ठीक। जब मैक्सिमम था तो कितना, मैं v लिख देता हूं मैक्सिमम। जब मैक्सिमम था तो पास में आ रहा था, तो मान लो भैया x। कितना डिस्प्लेसमेंट x। जब सबसे दूर था एक्सट्रीम पर तो v कितना था, जीरो। सबसे दूर को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, a बोलते हैं। तो जब v जीरो था तो कितना था, एम्पलीट्यूड था। और जब v बचा तो भैया डिस्प्लेसमेंट कितना बचा, x बचा। इतनी बात ठीक है। अभी जो फिगर आपने देखा था, जरा v dv का इंटीग्रेशन करो, याद होगा सबको, v स्क्वायर बाई 2, यहाँ पावर 1 है, 1 में 1 ऐड कर लेते हैं तो कितना आता है, v स्क्वायर बाई 2 बेटा, जीरो से लेकर v तक। बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी मुझे लगता बताने की जरूरत नहीं, x की पावर 1 तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 बेटा, a से लेकर 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो बेटा। v की जगह v वही आएगा, v स्क्वायर। v की जगह जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं, बोलो ठीक है। इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर। बेटा x की जगह x तो क्या लिखूं मैं, x स्क्वायर। बेटा x की जगह a, बेटा माइनस का a स्क्वायर। माइनस अंदर ले जाओ तो v स्क्वायर इक्वल ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। माइनस अंदर चला गया, तो बताओ v इक्वल अंडर रूट ओमेगा, सॉरी अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आपकी इच्छा है, ओमेगा को बाहर लाना चाहते हो आप ले आइए। आपको लगता है कि नहीं ओमेगा बाहर आ सकता है, तो v इक्वल ओमेगा अंडर रूट बेटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की इक्वेशन है SHM की, v इक्वल ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a क्या है, एम्पलीट्यूड, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट का बड़ा। मान लो कहते एक पार्टिकल है 10 सेंटीमीटर जा रहा है और 2 सेकंड के बाद 4 सेंटीमीटर जा रहा है, समझ जाना 10 सेंटीमीटर क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है, और 2 सेंटीमीटर क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो सबसे दूर होता है, सबसे दूर को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जब जीरो तो एम्पलीट्यूड, जब वो पास आया स्पीड बढ़ रही थी, बढ़ने दीजिए, तो डिस्टेंस तो घट रही थी ना, तो बच्चा कितनी बची, x बची। इतनी बात ठीक है। तो बेटा v इक्वल ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x। कोई आपसे ये कह दे मैंने एक चक्कर कराया, सिर्फ एक चक्कर, और कहा कि नहीं एक चक्कर में x जीरो था, x हुआ ही नहीं, सबसे दूर गया पहली बार में ही, तो आप x को जीरो कर लेना, तो उस समय v मैक्स मिलता है, सबसे ज्यादा v मिलेगा। वैसे तुमको अचानक कहीं आप खड़े हैं, कोई सडन आपको धक्का मार दे, तो जो आप डिस्टेंस कवर करोगे वो सबसे मैक्सिमम होगी फर्स्ट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट उस समय नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो x कितना, जीरो, तो बेटा v मैक्स मिलेगा a ओमेगा, a बाहर ले आओ, v मैक्स कितना मिलता है, याद करो मैंने सर्कुलर मोशन में एक रिलेशन कराया था, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल r ओमेगा। v इक्वल, ये वही तो लिखा है, r की जगह a है बस, रेडियस की जगह क्या है, एम्पलीट्यूड, और दोनों की यूनिट तो सेम ही होती है बेटा, मीटर, दोनों की यूनिट सेम होती है। इतनी बात ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सीलरेशन SHM का, मेन ये था, बाद में ये कन्वर्ट है, ठीक। और वेलोसिटी कितनी, v इक्वल ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस
एक्सेस का। इसके बिना आगे के कोई भी प्रूविंग नहीं कर पाओगे, इसको नोट कर लें पहले।